लाल सागर से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यमन के तट के पास भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज MSV फैज नूरे ओलिया को प्रोजेक्टाइल से उड़ा दिया गया। जहाज समंदर में समा गया। यमन सरकार हूती विद्रोहियों पर उंगली उठा रही है, लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं। ईरान अमेरिका के बीच छिड़ी जंग की आग में आखिर भारतीय हितों को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये भारत को घेरने की कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। तारीख 4 अगस्त 2026, जगह यमन का तट। लाल सागर की लहरों पर तैरता भारतीय जहाज अचानक एक जोरदार धमाके से कांप उठता है। एक विस्फोटक ड्रोन बोट सीधे भारतीय झंडे वाले जहाज MSV फैज नूरे ओलिया से टकराती है। पानी जहाज के अंदर घुसता है और देखते ही देखते करोड़ों के माल से लदा भारत का ये कमर्शियल जहाज समंदर की गहराई में दफन हो जाता है। गनीमत रही कि यमन की नौसेना और कोस्ट गार्ड ने तत्परता दिखाई। जहाज पर मौजूद सभी 13 भारतीय क्रू को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इस धमाके ने भारत को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने बिना वक्त गवाए उंगली हूती विद्रोहियों की तरफ उठा दी। यमन सरकार का साफ कहना है कि हूती मिलिशिया ने बाब-अल मंदेब और लाल सागर को युद्ध का मैदान बना दिया है। यमनी विदेश मंत्रालय ने कहा, यह हमला हूती आतंकवादी मिलिशिया की लगातार जारी आपराधिक गतिविधियों और हमलों की कड़ी का हिस्सा है। हूती समूह लाल सागर, बाब-अल मंदब स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में बंदरगाहों और समुद्री नौवहन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। साथ ही वह आर्थिक और व्यापारिक हितों को भी ऐसे तरीके से प्रभावित कर रहा है जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता कमजोर पड़ रही है। दूसरी तरफ हूती विद्रोही सऊदी अरब की आर्थिक नाकेबंदी का दावा कर रहे हैं। हालांकि इस भारतीय जहाज पर हुए हमले को लेकर हूतियों ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ और सख्त है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले को बिना उकसावे की कायराना हरकत बताया है। भारत ने दो टूक शब्दों में वैश्विक मंच पर कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में कमर्शियल जहाजों पर हमले तुरंत रुकने चाहिए। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हम भारतीय झंडे वाले वाणिज्यिक पोत MSV फैज नूरे ओलिया पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले गंभीर चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तत्काल बंद होनी चाहिए। ये हमला कोई इकलौती घटना नहीं है। फरवरी 2026 में जब से अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग शुरू हुई है, तब से दुनिया के 3 बड़े शिपिंग रूट्स इंडियन शिप्स के लिए डेथ जोन की तरह बन चुके हैं। जुलाई 2026 में ओमान के तट पर कंटेनर जहाज GFS गैलेक्सी पर ईरानी सेना ने वार्निंग शॉट दागे, जहां अभी भी एक भारतीय नाविक लापता है। जून में ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना ने MT सेटिबेलो जहाज पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अमेरिकी लड़ाकू विमान ने ओमान की खाड़ी में MT मारिवक्स पर मिसाइल दागी। हमले के बाद इस तेल टैंकर में भीषण आग लग गई थी। जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था। होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जल क्षेत्र में अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान एक और टैंकर को निशाना बनाया गया और अब लाल सागर में MSV फैज नूरे ओलिया नाम के जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। तो क्या ये सीधे तौर पर भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? विश्लेषकों की माने तो ये साजिश सीधे भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत को कोलेटरल डैमेज यानी 2 पक्षों की लड़ाई में इस्तेमाल करने की कोशिश का हिस्सा है। ईरान अब अमेरिका से सीधी पारंपरिक जंग लड़ने की बजाय उसके सहयोगी देशों के व्यापारिक मार्ग को ठप करना चाहता है। क्योंकि भारत का अधिकांश कच्चा तेल और व्यापार सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के इसी रास्ते से आता है, इसलिए भारतीय जहाज इस युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अपनी लोकेशन बंद कर रहे हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र में गलत पहचान के कारण भी हमले हो रहे हैं। लेकिन हमला करने वाले ये ना भूलें कि ये 1990 का भारत नहीं है, ये 2026 का न्यू इंडिया है। भारत ने समंदर की इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अपने कूटनीतिक और सैन्य ब्रह्मास्त्र को एक्टिव कर दिया है।
एक तरफ जहां भारतीय नौसेना के घातक युद्धपोत अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक 24 घंटे गश्त लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में बड़ी कूटनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। भारत ने ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से सीधे संपर्क साधा है। भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हमारी शांति को हमारी कमजोरी न समझा जाए। भारत सीधे किसी युद्ध में कूदकर बारूद बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि अपनी डिप्लोमेसी की सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक और रणनीतिक घेराबंदी करके हर एक हमले का करारा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्या फिर से सत्ता बदलने वाली है? क्या शहबाज शरीफ की विदाई की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? एक तरफ तो पीओजे के अभी तक शांत नहीं हुआ है, ऊपर से शहबाज शरीफ के मंत्री अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे मुनीर की कोई चाल हो? क्या मुनीर के मुशर्रफ प्लान में फंसकर शहबाज का वही हाल होगा जो कभी नवाज शरीफ का हुआ था? देखिए। क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या शहबाज शरीफ के दिन लद गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज का वही हाल होगा जो कभी नवाज शरीफ का हुआ था? पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के एक बयान के बाद इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है। शहबाज के मंत्री किस घोटाले की बात कर रहे हैं? आखिर किसे 21 सालों से पैसा खिलाया गया? मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीओजेके में पहले से ही उथल पुथल मची है। सरकार और सिस्टम दोनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और अब तो शहबाज के मंत्री ने भी मुल्क के सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। यानी कह सकते हैं कि शहबाज अपने ही मुल्क में चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं। सवाल है कि आखिर मोहसिन नकवी ने ऐसा क्यों कहा? दावा किया जा रहा है कि कहीं मोहसिन नकवी की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की तो नहीं है? क्या इसी महत्वाकांक्षा में खुद की सरकार पर सवाल उठा दिया? एक बहस और भी है कि फील्ड मार्शल मुनीर और मोहसिन नकवी एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। कहीं यही कनेक्शन शहबाज सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है? पाकिस्तान का इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए है। एक तो पहले ही शहबाज की सरकार बिलावल भुट्टो की पीपीपी के बैसाखी के भरोसे चल रही है और नकवी के बयान के बाद इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शहबाज की विदाई का वक्त करीब आ गया है। 2027 की लड़ाई में क्या अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बदल दी है? अब अखिलेश यादव की योगी आदित्यनाथ के हार्डकोर वोट बैंक पर नजर है। जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने ब्राह्मण सम्मेलन हो या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का सवाल, समाजवादी पार्टी अब हिंदू वोट बैंक में अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव पीडीए में पी को पंडित से जोड़कर ब्राह्मणों को साधने में लगे। अब सवाल है, क्या अखिलेश यादव ये दांव बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। इसे समय की मांग कहें या चुनावी मजबूरी, कभी राम मंदिर से दूरी बनाए रखने वालों के हाथ में आज प्रभु श्री राम की फोटो है और दान पेटियों में अपने ही साथियों से चंदा इसलिए मांग रहे हैं ताकि जनता को बता सकें कि वही भगवान राम के असली भक्त हैं। समाजवादी पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ यूपी में ब्राह्मण समाज को साधने की नई कवायद भी की जा रही है। तो क्या 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश ने रणनीति बदल दी है? क्या अखिलेश यादव हिंदुत्व के पिच पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के कोर वोट बैंक पर विरोधियों की सीधी नजर है? क्या यही वजह है कि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया? समाजवादी पार्टी शायद ये संदेश देना चाहती है कि उसका सामाजिक गठजोड़ अब केवल पीडीए तक सीमित नहीं है, बल्कि सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मणों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। सियासत में तस्वीरें जितना दिखाती हैं उससे कहीं ज्यादा इशारा करती हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसी ही तस्वीर इशारा कर रही है। सामने आपको कई सारे द्वार बने नजर आएंगे।
जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी कार्यालय पर कर रही है, लेकिन बाहर का नजारा देखेंगे, इसे उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए उस दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिसकी चाबी सत्ता की दिशा तय करती है। एक संदेश देने की तैयारी है कि समाजवादी विचारधारा और ब्राह्मण वोट बैंक का संबंध कोई नया नहीं है, बल्कि पुराना और गहरा है। ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर हुए कार्यक्रम में अखिलेश ने पीडीए की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। पीडीए के पीडी को पंडित से जोड़ दिया। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया, पीड़ा दी है, और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर पीडीए के पीडी का मतलब पंडित है तो फिर पिछड़ा और दलित कहां गए? हालांकि अखिलेश अपनी सहूलियत के मुताबिक पीडीए की परिभाषा बदलते नहीं हैं। अब ब्राह्मण समाज के सामने समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रही है। अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य विवाद के मुद्दे को तूल दे रहे हैं। योगी सरकार पर बटुकों के साथ हमला और ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मणों के एनकाउंटर को भी समाजवादी पार्टी मुद्दा बना रही है।